हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल झारपी सिंह। बच्चों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करेंगे जो क्लास 11 से है, या यूँ कहो कि क्लास 9 के भी बच्चे इससे अपना सपोर्ट कर सकते हैं, या यूँ कहो कि उसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो वो टॉपिक है हमारा आज का मोशन। मोशन यानी गति, मोशन। मोशन मोशन की इंग्लिश होती है हिंदी यानी गति। गति आज हम शुरू करेंगे और अब ये समझना है कि गति क्या होता है। तो बच्चों ध्यान से देखो, मोशन यानी गति। गति का जो शाब्दिक अर्थ है, यानी शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक जो अर्थ है वो यानी चलना फिरना से, चलना फिरना। यानी कहने का मतलब है जब भी कोई वस्तु हमारी मूवमेंट करेगी यानी गति करेगी, या यूँ कहो कि गतिशील होगी, तो ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं कि वो वस्तु हमारी गति करे। लेकिन अगर हम बात करें इन साइंटिफिक तरीके से, कि गति क्या है, तो ध्यान रहे गति किसी वस्तु का, यानी किसी वस्तु का समय के सापेक्ष यदि उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वही उस वस्तु की गति कहलाती है। अब अगर हम बात करें गति कितने प्रकार के होते हैं, गति कितने प्रकार के होते हैं, तो वास्तव में अगर बात करें तो गति दो ही प्रकार के होते हैं। या तो वो वस्तु हमारी वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट करेगी, या यूं कहो कि वो या तो वो बस अपनी एक्सिस के अलोंग मोशन करेगी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गति वास्तव में दो प्रकार की होती है, यानी एक स्थानांतरीय गति, स्थानांतरीय गति, और दूसरा आपका घूर्णन गति, घूर्णन गति। दो प्रकार से मोशन होगा, या तो वो अपनी प्लेस को छोड़ रहा होगा यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट करेगा, तो हम कहेंगे बस की ऐसी गति स्थानांतरीय गति कहलाती है। और दूसरा जो मोशन है आपका वो घूर्णन गति है, यानी जब भी कोई बॉडी या जब भी कोई वस्तु अपनी एक्सिस के अलोंग चारों तरफ मूवमेंट करेगी तो ऐसी गति उस वस्तु की घूर्णन गति कहलाती है, यानी रोटेशनरी मोशन। ब्रह्मांड में दो ही प्रकार के वास्तव में कोई भी बॉडी मूवमेंट कर सकती है, या तो अपनी स्थान छोड़ रही होगी या तो अपनी स्थान पर ही अलोंग टू एक्सिस मूवमेंट कर रही होगी। इस आधार पर गति हम दो प्रकार समझेंगे। लेकिन जो क्लास 11 की बात हम कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर जो 3 है, उसमें हमको पहले स्थानांतरीय गति के बारे में पढ़ना है, बाद में हम फिर घूर्णन गति भी पढ़ेंगे, लेकिन वो बाद का टॉपिक है। तो स्थानांतरीय गति में वो भी एज ए स्ट्रेट लाइन, एज ए स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा के अंदर हमको उस गति के बारे में पढ़ना है। तो आज हम इंट्रोडक्शन में सीधा सरल रेखा पे ना आके कुछ और बातें करेंगे, जिससे गति से संबंधित हर एक छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो आपके समझ में आने चाहिए। तो इस आधार पर अगर बात किया जाए तो पुनः यानी टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन यानी गति के प्रकार, गति के प्रकार। गति के प्रकार नंबर 1 यानी एक विमीय गति, यानी वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन।
जिसको हम शॉर्टकट कहते हैं 1D, जिसे कहेंगे एक विमीय गत, एक विमीय गत। इसका मतलब क्या, जब भी कोई बस XYZ के एलॉन्ग किसी एक निर्देशांक के एलॉन्ग मोशन करेगी तो बस की ऐसी गत एक विमीय गत कहलाती है। यानी जब कोई बस या तो S के एलॉन्ग मोशन करे, या तो Y के एलॉन्ग मोशन करे, या Z के एलॉन्ग मोशन करे, तो ऐसी गत उस बस की एक विमीय गत कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो चलती हुई ट्रेन, यहाँ तक कि किसी बस को ऊर्ध्वाधर छोड़ा जाए तो इस बस की गत हमारी एक विमीय गत होगी। यानी कुल मिला के 1D मोशन मतलब 1 एक्सिस के अलांग जब भी कोई मूवमेंट पार्टिकल मूवमेंट करेगा तो उसकी गत 1D मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल में अगर बात करें तो ट्रेन की भी गत हो सकती है, यानी ट्रेन की गत, यहाँ तक कि साइकिल सवार की गत, साइकिल सवार की गत, ये सब 1D वाले मोशन है, 1D के मोशन है। इसी प्रकार 2 डायमेंशनल मोशन, यानी 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन जिसको हम शॉर्टकट 2D कहते हैं, हिंदी में इसे कहेंगे द्विविमीय गत, द्विविमीय गत। यानी किसी गतिमान बस की ऐसी गत जो 2 निर्देशाक्षों के बीच गमन करे, यानी 2 निर्देशाक्षों के बीच मोशन करे तो बस की ऐसी गत 2D मोशन कहलाती है। यानी यूं कहो, चाहे वो XY के लॉन्ग मोशन करे, चाहे YZ के लॉन्ग मोशन करे, चाहे ZX के लॉन्ग मोशन करे, तो बस की ऐसी गत द्विविमीय गत कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो जैसे वृत्तीय गत यानी सर्कुलर मोशन, यहां तक कि प्रक्षेप की गत, प्रक्षेप की गत, या यूं कहो जितने समतल गत के एग्जाम्पल हैं, समतल गत के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सब हमारे 2D मोशन कहलाते हैं। इसी प्रकार 3D की मोशन यानी 3 डायमेंशनल मोशन, शॉर्टकट कहेंगे 3D, जिसे हिंदी में कहेंगे त्रिविमीय गत, त्रिविमीय गत। यानी बस की ऐसी गत जब वो 3 निर्देशांकों के बीच मोशन करे, यानी चाहे वो XYZ के लॉन्ग चले, या यूं कहो कि YZX के लॉन्ग चले, या यूं कहो कि ZXY के लॉन्ग मोशन करे, तो बस की ऐसी गत हमारी 3D मोशन कहलाती है, यानी त्रिविमीय गत कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल में बात करें तो किसी गैस जार में गैस के जो अणुओं की मोशन होती है, यानी गैस के अणुओं की जो मोशन होगी वो हमारी 3D कहलाएगी। ये हमारी 3D मोशन है। तो ये 3 टाइप के मोशन हैं जो हम समझेंगे, और इसी के अलॉन्ग ये हम कहेंगे ये स्थानांतरित गत के रिस्पेक्ट में हम बातें करेंगे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इन गतों की पोजीशन कैसे अलॉट किया जाए, किस हिसाब से समझा जाए। तो इसके लिए सबसे जरूरी जो कॉन्सेप्ट है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी जो कॉन्सेप्ट है वो किसी बस के गत की स्थिति का निर्धारण करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आवश्यकता होती है। यानी निर्देश तंत्र कहो या निर्देश निकाय कहो, निर्देश तंत्र या यूं कहो निर्देश निकाय, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेम
ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हर एक वस्तु की स्थिति के निर्धारण के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आवश्यकता होती है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? किसी गतिमान वस्तु का समय के रिस्पेक्ट में उसकी स्थिति का अध्ययन करना ही निर्देश तंत्र कहलाता है। यानी बात किया जाए अगर, तो ये मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये रहा आपका ओरिजिन पॉइंट। अगर ये ओरिजिन पॉइंट है तो मान लेते हैं कोई मूवमेंट पार्टिकल जो है एक्स के अलॉन्ग एक्स दूरी चला, वाई के अलॉन्ग वाई दूरी चला, इसी प्रकार जेड के अलॉन्ग जेड दूरी चला। अब बात करें कि इस बस P की पोजीशन क्या होगी, तो हम देख रहे हैं कि P की पोजीशन जो होगी वो ओरिजिन पॉइंट से देखी जाएगी, ओरिजिन पॉइंट से देखी जाएगी यानी मूल बिंदु से देखी जाएगी। ऐसे सिचुएशन में अगर बात करें तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी एक्स, वाई और जेड। अब P की पोजीशन के लिए अगर बात करें तो यही OP जो होगी इस बस की पोजीशन होगी, जो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मदद से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर बात करें बिंदु P की स्थिति यानी यूं कहो कि OP तो OP यानी अगर यदि R मान लिया जाए तो R इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी से फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। यानी यूं कहो कि मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 होता है और बिंदु P का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो x, y, z बनेगा। ऐसे सिचुएशन में ये इनका ज्योमेट्री होगा। तो आप समझ रहे हैं x एक्सिस, y एक्सिस, तो z एक्सिस आपकी यही होगी, z एक्सिस आपकी ये होगी, जिससे P की पोजीशन यानी z ओरिजिन पॉइंट से z के अलॉन्ग z दूरी चला है, तो P की पोजीशन के लिए उसके कोऑर्डिनेट z ही होंगे। तो अब अगर निकाला जाए कि बिंदु P की पोजीशन क्या है, तो हम बड़ी आसानी से इसको मान सकते हैं x1, y1, z1 और इसको x2, y2, z2 कह सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, जैसा आप छोटे छोटे क्लासों में पढ़े हो, 9th क्लासेस में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले पर x1 y1 z1, x2 y2 z2 की वैल्यू रख दो, तो क्या मिलेगा आपको, अंडर रूट x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू x, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू y, z1 की वैल्यू 0, z2 की वैल्यू z। अब जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 0 माइनस एक्स यानी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, ये r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हमने बिंदु P की स्थिति फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मदद से बड़ी आसानी से निकाल पाए। इसीलिए जरूरी है यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी मूवमेंट पार्टिकल, किसी गतिमान वस्तु की विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी पोजीशन बड़ी आसानी से अलॉट किया जा सकता है। अब ये रहा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बात किया जाए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो वास्तव में फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी अब हेडिंग बनाया जाए अगर,
कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो आशा करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो अब जो हम बात करेंगे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वास्तव में दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नंबर दो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नंबर एक यानी टाइप्स ऑफ, हेडिंग बनाया जाए कि टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र या निर्देश निकाय के प्रकार, निर्देश तंत्र के प्रकार। तो ये वास्तव में दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसे हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, यानी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो न्यूटन गतिविषय नियम का पालन करता हो, यानी यूं कहो कि इनर्शियल लॉ को होल्ड करता हो, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। आने वाले चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि न्यूटन गतिविषय नियम क्या है। बस यहाँ आप ये समझ लीजिए कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो न्यूटन लॉ को होल्ड करता हो, यानी न्यूटन गतिविषय नियम को होल्ड करता हो, यानी फॉलो करता हो, यानी पालन करता हो, तो वही आपका जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाता है। यानी दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस which follows to न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ में इनर्शिया लॉ, इनर्शिया लॉ। दूसरा क्या कहता है, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो दूसरा टाइप है वो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी हिंदी बात करें तो अजड़त्वीय, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जैसा नाम से ही कंफर्म है कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो न्यूटन गतिविषय नियम का पालन ना करे, तो ऐसे निर्देश तंत्र को हम अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं। तो ये था आपका मोशन का इंट्रोडक्शन जो आपको पता होना चाहिए। वास्तव में ये क्लास 11 के साथ साथ 9th के बच्चों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बेसिक फंडामेंटल है कि उनकी समझ में ये बातें आनी चाहिए। अब बात करें कि गति से संबंधित क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई मूवमेंट पार्टिकल मूवमेंट करेगा या मूवमेंट बॉडी मूवमेंट करेगा यानी गति करेगा, तो या तो दूरी तय करेगा, यानी कितने समय में कितनी दूरी तय किया, यानी कितना विस्थापन तय किया। इससे रिलेटेड हमारे पास छोटे छोटे जो हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी समझना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे गति से संबंधित जो वेरिएबल्स इनके बनेंगे, यानी चर बनेंगे, जिनको हम जानेंगे, पहचानेंगे, गति से रिलेटेड क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो पहला हम बात करते हैं, पहला दूरी, दूरी जिसकी इंग्लिश होती है डिस्टेंस, डिस्टेंस। तो दूरी किसे कहते हैं,
पहला क्वेश्चन है दूरी किसे कहते हैं। तो किसी गतिमान बस द्वारा जो तय की गई पथ की लंबाई होती है वही उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। या यूं कहो कि किसी गतिमान बस द्वारा तय की गई पथ की संपूर्ण लंबाई दूरी कहलाती है। तो पहला डिफिनेशन यही लिखेंगे हम लोग, यानी डिफिनेशन के हिसाब से, यानी परिभाषा के हिसाब से, जैसा हमने अभी बताया, किसी गतिमान बस द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई ही दूरी कहलाती है। और हम बातें करें कि दूरी से रिलेटेड और क्या हो सकती हैं, तो वास्तव में जो दूरी है वो अदिश रास है। यानी रास कैसी है अगर बात किया जाए तो रास में ये अदिश रास है। अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी है। इसके साथ साथ जो तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसका मात्रक क्या होता है। मात्रक, तो मात्रक मीटर जो हम MKS में बात करेंगे, इसी प्रकार हम बात करें सेंटीमीटर तो वो CGS पद्धति में होगी। चौथा पॉइंट बात करें तो जो दूरी होती है वो सदैव पॉजिटिव होती है, यानी धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। और जो पांचवा बात किया जाए, यानी परिभाषा हो गया, रास हो गया, मात्रक हो गया, प्लस हो गया, और बात करें तो दूरी का जो विमीय सूत्र होगा, यानी विमीय सूत्र, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बीमा टॉपिक पढ़ाए हैं, समझाए हैं, तो इसका क्या होगा, यल होगा, और रास, मात्रक, धनात्मक और ये विमीय सूत्र। अब इसी से रिलेटेड आपका विस्थापन भी होगा बेटा। विस्थापन जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन किसे कहते हैं, तो ध्यान रहे किसी गतिमान बस द्वारा तय की गई जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, यानी न्यूनतम लंबाई होती है, वही उस बस द्वारा तय किया गया विस्थापन कहलाता है। तो अगर पहला बात करें डिफिनेशन में, जैसा कि हमने बताया किसी गतिमान बस द्वारा जो शॉर्टेस्ट लेंथ तय की जाती है वही उसकी विस्थापन कहलाती है। या यूं कहो किसी गतिमान बस के अंतिम पोजीशन यानी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो न्यूनतम लंबाई होगी वही उस गतिमान बस द्वारा तय किया गया विस्थापन कहलाएगा। इसी प्रकार दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये रास कैसी है, तो विस्थापन हमारी सदिश रास है, सदिश रास है। और जो तीसरी बात किया जाए इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक में अगर बात करें तो मीटर भी होगा, जिसे हम MKS में बात करेंगे। इसी प्रकार सेंटीमीटर भी हो सकता है, जिसे हम CGS में बात करेंगे। इसी प्रकार जो चौथा पॉइंट है, यानी विस्थापन हमेशा हो सकता है प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है जीरो भी हो। यानी किसी गतिमान बस द्वारा जो विस्थापन होती है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों में कुछ भी हो सकती है। या यूं कहो जो इसकी वैल्यू होती है, वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ये जीरो भी हो सकती है। और जो पांचवा पॉइंट है वो है आपका, इनका भी विमीय सूत्र होगा। तो विमीय सूत्र जैसा कि हम जानते हैं कि विस्थापन भी एक लंबाई ही है, एक लेंथ ही है। तो लंबाई से रिलेटेड जो हमारे सिंबल हैं वो L है। ये रहा आपका दूरी और विस्थापन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ये आपको आना ही आना चाहिए, जिससे मोशन को हम आसान से आसान बना सकें या आसानी से समझ सकें। बेसिक फंडामेंटल ये आपको आना चाहिए, जिससे
बड़ी बड़ी बातें यानी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से समझ में आ सकें। तो एक कहा जा सकता है कि दूरी और विस्थापन में अंतर की बात करूँ, ये सारी बातें हम कंपेरिजन करेंगे। लेकिन अब इसको और क्लियरिटी से करने के लिए हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल लेंगे, जिससे हम साबित कर पाएँ कि जो दूरी और विस्थापन की वास्तव में रियल कॉन्सेप्ट क्या है, दूरी और विस्थापन में क्या। तो मान लेते हैं कि कोई गतिमान वस्तु 3 मीटर पूरब की तरफ चलता है और 4 मीटर उत्तर की तरफ चलता है। यानी बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया, बिंदु बी तक और पुनः बिंदु सी तक। कोई गतिमान वस्तु इस हिसाब से मूवमेंट कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में उस गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन क्या होगा। तो यहाँ से देखिए आप, दूरी की बात करें तो जैसा कि परिभाषा में बताया गया है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई कुल पाथ की लंबाई जो होगी वही उस गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहलाएगी। तो यहाँ बात करें तो ये बी प्लस बी सी यही दूरी होगी, या यूँ कहो कि 3 + 4, या यूँ कहो कि 7 मीटर। तो दूरी 7 मीटर होगी। तो विस्थापन कितना होगा, विस्थापन जैसा परिभाषा में बताया गया, किसी गतिमान वस्तु द्वारा जो चली गई शॉर्टेस्ट लेंथ होती है वही विस्थापन कहलाती है। और उसी कंडीशन यानी सिचुएशन कहाँ से मानते हैं, फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन इसकी सी है, इनिशियल पोजीशन इसकी ये है, तो इसकी जो शॉर्टेस्ट लेंथ बनेगी ये होगी, यानी विस्थापन AC होगी। अब AC अगर निकाला जाए तो आप देख रहे होंगे ये समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से AC की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का जो वर्ग होता है आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। यूँ कहो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9 प्लस 16, 16 9 25 यानी 5। तो AC यानी विस्थापन जो बना आपका AC वो आपका 5 मीटर आएगा। इसी प्रकार मान लेते हैं कोई गतिमान वस्तु ये से 5 मीटर बिंदु B तक चला। तो गतिमान वस्तु द्वारा ये से यानी सेकंड क्वेश्चन, इसको मान लीजिए फर्स्ट, ये मान लीजिए सेकंड। मान लो कोई गतिमान वस्तु ये बिंदु से B बिंदु तक 5 मीटर चलता है, तो उस गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, तो दूरी बराबर ये भी यानी बराबर 5 मीटर होगी। इसी में अगर विस्थापन की बात करें तो जो विस्थापन होगा वो भी ये भी ही होगी जो 5 मीटर होगी। इसी प्रकार यदि वही गतिमान वस्तु ये से B चला, फिर B से ये चले, पुनः ये से B चले, पुनः B से ये चले, तो ऐसे सिचुएशन में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, तो दूरी जो होगी वो AB प्लस BA होगी, यानी 5 + 5 = 0, 10। 5 इधर से चलेगा, 5 इधर से चलेगा, तो टोटल लेंथ कितनी होगी, 5 + 5 = 10। विस्थापन कितना होगा, ये से B चला है और B से ये चला है, यानी यूँ कहो AB - BA चला है, = 5 - 5 = 0। ऐसे सिचुएशन में
गतिमान बस द्वारा तय की गई दूरी 10 मीटर है और विस्थापन 0 मीटर है। तो अब बात करें इस कॉन्सेप्ट से क्या कंक्लूजन निकलते हैं, तो यहाँ ध्यान से देखिए कि पहले सिचुएशन में दूरी 7 मीटर है, विस्थापन 5 मीटर है। दूसरे सिचुएशन में दूरी 5 मीटर है, विस्थापन 5 मीटर है। तीसरे सिचुएशन में दूरी 10 मीटर है, विस्थापन 0 है। तो इससे क्या अर्थ निकलता है कि जो दूरी होगी वो सदैव विस्थापन से बड़ी ही होगी, विस्थापन से बड़ी ही होगी, या यूं कहो कि उसके बराबर ही होगी, या यूं कहो कि उसके बराबर ही होगी। जैसा कि इसमें दिख रहा है कि दूरी भी 5 मीटर, विस्थापन भी 5 मीटर, और सिचुएशन में दूरी बड़ी है विस्थापन से। तो दो ही कंडीशन होल्ड कर सकते हैं, या तो दूरी का मान विस्थापन से बड़ा होगा या तो विस्थापन के बराबर होगा, नहीं कभी दूरी विस्थापन से छोटी नहीं होगी। तो ऐसे सिचुएशन में दूरी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू विस्थापन, या यूं कहो विस्थापन से भाग कर दिया जाए तो दूरी बटे विस्थापन या दूरी अपान विस्थापन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू विस्थापन अपान विस्थापन। ये क्या कहता है कि जब भी किसी गतिमान बस द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का जो रेशियो होगी यानी अनुपात होगा, वो हमेशा 1 से बड़ा या 1 के बराबर ही होगा। ये रहा आज का जो कॉन्सेप्ट दूरी यानी और विस्थापन, यानी हमने चैप्टर मोशन स्टार्ट किया, गत क्या होता है ये सारी बातें हमने की। उसके साथ साथ क्या छोटे छोटे पॉइंट्स थे वो भी हमने चर्चा किया। यूँ कहो गत से रिलेटेड जो हमने बात की और दूरी और विस्थापन वो भी चर्चा किया। इस छोटे छोटे न्यूमेरिकल से एक नए कॉन्सेप्ट को हम जान पाए कि दूरी और विस्थापन में क्या कहानी है। तो जैसा हमने दिखाया कि दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी या तो बराबर होगी, या यूं कहो कि दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होगा वो हमेशा 1 से बड़ा या 1 के बराबर ही होगा। ये कंडीशन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और आज का ये रहा हमारा लेक्चर। आने वाला जो वीडियो होगा वो इसी से रिलेटेड होगा, लेकिन इससे और भी राशियां हैं जो गत से रिलेशन रखती हैं, गत पढ़ने के लिए और राशियों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे चाल, वेग वगैरह वगैरह। तो ये सब हम अगले वीडियो में हमारा वो लेक्चर रहेगा। थैंक यू।